तो बाकी 1-2 मिनट में जुड़ेंगे क्या तुषार? हेलो सर, गुड इवनिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी आएंगे क्या आज? भीम आ गया। तो कल हम कलर्स की बात कर रहे थे भाई। और एग्जाम्पल हमने मीट इंडस्ट्री का लिया है, मीट प्रोडक्ट्स का लिया है। तो जब इसकी स्लॉटरिंग करते हैं किसी भी एनिमल की, तो जो आमतौर पे मीट का जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड मीट पिगमेंट के कारण, मायोग्लोबिन के कारण, जो विद टाइम ऑक्सीडाइज होके ग्रे कलर में, ब्राउन कलर में और ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी सीक्वेंस के अंदर कि अपने को अगर स्लॉटर्ड मीट है तो देखने से पता लग जाता है कि जैसा कलर है कि इसको कितना टाइम हो गया होगा स्लॉटरिंग को। फ्रीजिंग हम इसीलिए करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन वगैरह, वो सारी लो टेम्परेचर पे स्लो हो जाती हैं। तो उसको हम मीट प्रोडक्ट्स को फ्रोजन स्टेट में रखते हैं, और साथ में कोई माइक्रोबियल ग्रोथ भी ना हो। तो एज अ कंज्यूमर या एज अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, अगर आपको मीट प्रोक्योर करना अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले अपीयरेंस से पता लग जाता है। उसके बाद हम उसकी स्मेल और टेस्ट, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन अपीयरेंस से बहुत कुछ अंदाजा हो जाता है, अनलेस और अनटिल उस अपीयरेंस को मास्क करने के लिए कुछ और ना किया कर रखा हो। तो इसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं सबसे पहले। तो अनकुक्ड का और कुक्ड मीट का मैंने एग्जांपल दिखा रखा है कि कुकिंग का भी अपने को मीट के कलर से ही अंदाजा हो जाता है कि वेदर अवर प्रोडक्ट इज कुक्ड और नॉट, देखने से ही। फ्रेश मीट को जब बॉयल और कुक करते हैं ना, तो मीट के कलर में चेंजेस आते हैं। और रेड जो कलर है वो ग्रे या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो मायोग्लोबिन है हीट ट्रीटमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फ्रेश मीट की जब हम पिकलिंग करते हैं, उसके अंदर साल्ट्स डालते हैं, नाइट्राइट्स डालते हैं, तो मीट का जो कलर है वो लंबे समय तक रेडी रहता है। तो इसलिए आप अगर मॉल्स वगैरह के आयल के अंदर आप देखोगे, वहां पे जो भी आप, तो उसमें अगर ट्रांसपेरेंट पैकेज में मीट है तो उसका कलर तब भी आपको रेड दिखाई देगा, बिकॉज इट हैज बीन ट्रीटेड विद क्योरिंग इंग्रेडिएंट्स, नाइट्राइट्स वगैरह के साथ। तो बहुत बार ये हीटिंग के बाद भी ये कलर मेंटेन रहता है। अदरवाइज ये अगर ट्रीटमेंट ना करें तो कलर चेंज बहुत जल्दी होता है। तो इस ट्रीटमेंट के बाद जो अपनी क्योरिंग ट्रीटमेंट है, उसके बाद जो मीट का जो कलरिंग पिगमेंट है, जो रेड कलर का कलरिंग पिगमेंट है, जो अनस्टेबल होता है वो स्टेबल रेड पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए वो रेड पिगमेंट एज इट इज रहता है, उसकी डिकलरेशन नहीं होती। तो अलग अलग टाइप के सॉसेजेस में, हैम्स वगैरह में, बीफ वगैरह में आपको ये सारी दिखेंगे कि कलर मेंटेन रहता है अगर आप क्योरिंग साल्ट्स का यूज करते हो। इसी तरह से जो भी आपके क्योर्ड प्रोडक्ट्स, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, साल्ट इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने सही टेम्परेचर पे नहीं रखे हैं तो आपके जो क्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी कुछ टाइम के बाद खराब होने शुरू हो जाएंगे। और आपने कुकिंग कर रखी है जिन प्रोडक्ट्स की, चाहे वो आपने क्योर कर रखे हैं, वो पहले आपके
खत्म होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, और रॉ प्रोडक्ट आपकी लेट, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो वही मीट के अंदर खास तौर पे कोई भी रॉ है या क्योर्ड प्रोडक्ट है, कलर के अंदर चेंज आता है तो उससे अपने को क्वालिटी का पता लगता है कि कितनी देर से ये हार्वेस्टेड या स्लॉटर्ड आपका मीट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज योर टेक्सचर और कंसिस्टेंसी। टेक्सचर और कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस, जूसीनेस, ये चीज मीट के अंदर जो देखते हैं हम, टेंडर नरम, जूसी मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट है, तो वाटर के कारण भी जूसीनेस आती है, साथ में इसमें मिल्क फैट भी होता है तो उसके कारण भी। अब कितना नरम होगा ये डिपेंड करता है एक तो किस एनिमल का, तो इसको ही आप रिलेट कर लेना अपनी अलग इंडस्ट्री के हिसाब से। अब जैसे लैम्प, पॉर्क और पोल्ट्री हैं, ये टेंडर होते हैं स्लॉटर के लिए, लेकिन जो बीफ है उसको कुछ टाइम चाहिए मैच्योरेशन के लिए ताकि उसके अंदर ईटिंग क्वालिटी आए। तो अलग अलग जो आपके एनिमल हैं उनकी जो स्पीशीज के हिसाब से अपने को मीट टेंडरनेस मिलती है, चाहे इसका टेक्सचर है, इसकी कंसिस्टेंसी है, चाहे इसकी जूसीनेस है, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सारे क्वालिटी के। देखने में हालांकि नेग्लेक्ट करते हैं बहुत इसको लोग, लेकिन ईटिंग क्वालिटी का इसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और ईटिंग क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं राइपनिंग वगैरह से, बीफ के मामले में खास तौर पे, या जो बड़े मीट हैं। और कुकिंग के अंदर ये ध्यान रखना है कि मीट की जब कुकिंग करते हैं तो बहुत इंटेंसिव कुकिंग ना हो, क्योंकि बहुत इंटेंसिव कुकिंग बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो हम मीट की जूसीनेस की बात कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा अगर हम कुकिंग कर देंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई हीट, तो हमारा जो मीट है वो ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और उसके अंदर वो जूसीनेस नहीं आती, तो उसको चबाना ऐसा लगता है जैसे चमड़े को चबा रहे हैं, वो एक अच्छी फील नहीं है। कुकिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना है। तो कलर वगैरह से अपने को अंदाजा हो जाता है कि मीट अपना कैसा कुक हुआ है, और विद एक्सपीरियंस ये चीजें आ जाती हैं प्रोसेसिंग के अंदर जब आप देखते हो। तो च्यूइंग से, चबाने से पता लगता है कि अपने कंसिस्टेंसी कैसी है अपने मीट फूड की। देखने में बड़ा, सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि चबाने में कितना जोर लग रहा है, कंज्यूमर इसको पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा, पैनलिस्ट इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उसी के हिसाब से उसकी रैंकिंग होती है आपके सैंपल की। और चबाने में सबसे हार्ड कौन सा है, उससे कम कौन सा है, और सबसे कम कौन सा है, वो टेंडरेस्ट मीट है, नरम है। इस तरीके से रैंकिंग होती है जब इसका सेंसरी करते हैं। जो क्योर्ड और कैंड प्रोडक्ट्स हैं या सॉसेजेस हैं, उसके अंदर टेक्सचर की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि जब हमने इसको तैयार किया इन प्रोडक्ट्स को, तो उसमें हमने मीट को छोटा छोटा कर दिया बिल्कुल, तो उसके जो फाइबर्स हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेंगे नहीं। तो ज्यादा देर तक पहले तो इसकी मिन्सिंग कर दी, तो छोटा कर दिया साइज में, उसके बाद इसको हमने हीट ट्रीटमेंट कर दिया, मैच्योरेशन भी ज्यादा दिन तक हुई। तो ये जो मीट प्रोडक्ट्स हैं आमतौर पे, कैंड प्रोडक्ट्स हैं, सॉसेजेस वगैरह हैं, ये आमतौर पे नरम होते हैं। तो इसमें जो हार्डनेस है वो, या जो टेक्सचरल प्रॉपर्टी है, हमारे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है। जबकि दूसरी तरफ जो कुकिंग अगर प्रॉपर नहीं है, क्योरिंग प्रॉपर नहीं है, सही ढंग से आपने उसकी मिन्सिंग नहीं की है, तो उसके कारण जो उसकी कंसिस्टेंसी है या जूसीनेस है, उसके अंदर क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। अदरवाइज अपने को च्यूइंग से काफी कुछ अंदाजा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज और स्मेल एंड टेस्ट, और इन दोनों को मिला के एक फ्लेवर नाम से एक अलग
करेक्टरिस्टिक जनरेट होता है, स्मेल और टेस्ट दोनों को मिला के, अरोमा और फ्लेवर जिसको हम बोलते हैं। इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली टेस्ट इज थ्रू योर बकल कैविटी और योर टंग बेसिकली, या माउथ फील पूरी बकल कैविटी की एक टर्म है। स्मेल है या ऑर्डर है वो नेजल कैविटी का से आपको पता लगता है, और इन दोनों की जो मिली जुली है उसको हम फ्लेवर बोलते हैं। कई बार फ्लेवर को हम स्मेल के लिए यूज कर लेते हैं, बट द राइट टर्म इज इट्स फॉर स्मेल एंड टेस्ट बोथ, उनकी जो मिक्स फीलिंग आती है उसके लिए। तो अभी तक सबसे टफ यही चीज पड़ती है कि किसी चीज का फ्लेवर डिटरमाइन करना है, क्योंकि फ्लेवर में इन दोनों चीजों का रिलेशन आता है। तो आर्टिफिशियल नोज आजकल डेवलप हो गए हैं, जिससे स्मेल के जो कंपाउंड्स हैं उनको भी आप टेस्ट कर सकते हो कि वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो उससे आपको स्मेल के बारे में अंदाजा मिल जाता है। लेकिन टेस्ट और जो फ्लेवर है वो अभी तक सेंसरी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, बजाय कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के, आपके किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए एनालिसिस करने के। जो फ्रेश मीट है उसकी थोड़ी सी एसिडिक स्मेल होती है, क्योंकि स्मेल के अंदर भी अलग अलग फिर इनकी वोकेबलरी स्टार्ट हो जाती है, इनकी अलग अलग डिक्शनरी होती है कि किस स्मेल को आप क्या बोलते हो। अब ये एसिडिक स्मेल क्यों होती है, क्योंकि जब इसकी आप फर्मेंटेशन करते हो तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है सॉसेजेस वगैरह में खासतौर पर। तो उस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से जो लैक्टिक एसिड जनरेट हुआ, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या कोई भी आप स्ट्रेन इसमें यूज करते हो, तो उससे वो खट्टी स्मेल बनती है। इसी तरह की खट्टी स्मेल आपको अचार में भी आएगी। तो उससे आपको बहुत पता लग जाता है कि आपकी प्रोसेसिंग प्रॉपर हुई है या नहीं, अचार अच्छा बना है या नहीं। तो स्मेल से भी आप अंदाजा लगाते हो इसमें। और मीट के अंदर जो मीट प्रोटीन्स हैं वो बैक्टीरिया उनको कंज्यूम करके और उससे सल्फर कंपाउंड या मर्सेप्टन वगैरह बनाते हैं, तो उनकी जो स्मेल होती है वो अलग तरह की स्मेल होती है, उससे आपको काफी अंदाजा हो जाता है। तो मीट का ही अगर हम लें तो स्मेल से, अपीयरेंस से, कलर से इसका फ्रेशनेस का अंदाजा होता है हमें। उसी बेस पे हम सॉर्टिंग करते हैं कि जैसी प्रोडक्ट की लास्ट में पैलेटेबिलिटी रहेगी, क्वालिटी के उसी बेसिस पे आप ग्रेडिंग करते हो। और अगर कंटेमिनेशन होती है किसी भी बैक्टीरिया की मीट के अंदर, तो डीकम्पोजिशन में हमें ये ध्यान रखना है कि डीकम्पोजिशन के दौरान बहुत से फूड पॉइजनिंग जो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें जनरेट होते हैं। इसलिए मीट को हमेशा बहुत केयर से रखना पड़ता है, खुले में नहीं छोड़ सकते, ज्यादा देर तक इसको आपके काउंटर टॉप पे नहीं छोड़ सकते, और ठंडा रखते हैं ताकि बैक्टीरियल जो ग्रोथ है, पैथोजेंस की जो ग्रोथ है वो कम से कम हो और कंज्यूमर की हेल्थ को कम से कम नुकसान हो। तो फूड पॉइजनिंग एक मीट के अंदर मेजर इशू है, फूड बॉर्न इलनेसेस। और अगर आपका प्यूट्रिफाइड है, डिटीरियोरेटेड है मीट, तो उसकी स्मेल से, उसके ऑर्डर से, फ्लेवर से आपको अंदाजा हो जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक आपको फर्दर एनालिसिस के लिए या फर्दर अश्योरेंस के लिए आपको इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग जरूर करनी होती है। टिपिकल जो स्मेल है मीट की, उसके बारे में ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को। फिर अब उसके टेस्ट के बारे में 4 बेसिक टेस्ट हैं। उमामी टेस्ट भी आजकल यूज करते हैं बोलचाल में, 4 स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड साल्टी। लेकिन 5वां है उमामी टेस्ट, जो रिच टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो अपने जिस तरह हलवे वगैरह में या घी वाले जो या सैचुरेटेड फैट के अंदर जो एक टेस्ट होता है उसको उमामी टेस्ट बोलते हैं। बेसिक जो टेस्ट माने जाते हैं वो 4 ही हैं, स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड साल्टी। तो जब हम फ्लेवर की बात करेंगे तो उसमें स्मेल और टेस्ट, इन सभी का एक मिला जुला जो असर आएगा उसको हम फ्लेवर बोलेंगे। तो जो फ्लेवर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे वो हमारे पैनलिस्ट देंगे।
फ्लेवर एनालिसिस कैसे होता है और क्या क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ती हैं, जैसे इन्होंने बताया कि पैनलिस्ट स्मोकिंग या स्पाइसी मील्स नहीं खा सकते टेस्टिंग से पहले, और टेस्टिंग के दौरान भी उनको बार बार अपना वार्म वाटर से रिंस करते रहना पड़ता है मुंह, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स के ऊपर जब एक बार आपके फ्लेवरिंग मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं तो उनको अगर हम नहीं हटाएंगे तो नए फ्लेवर को कैप्चर करने में और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो सेंसरी मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप फूड प्रोडक्ट में काम करो तो वो इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। कनेक्शन थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है भाई, बेयर विद इट। रिलायंस वाला लिया है, देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। तो जो हम टेस्ट और फ्लेवर की बात कर रहे थे, तो मीट प्रोडक्ट्स में भी वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और सेंसरी के अंदर अपने को इन सभी से मदद मिलती है कि हम क्वालिटी को शुरुआत में ही देख के या जो अपने मिनिमम इन्वेजन से अपने को प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब ऑर्गेनोलेप्टिक या सेंसरी या इस इवेल्युएशन के बाद, सब्जेक्टिव इवेल्युएशन के बाद अब बारी आती है फिजिकल टेस्ट मेथड्स की। तो फिजिकल टेस्ट मेथड यहाँ पे थोड़ा रेंज का इश्यू है भाई, अभी देखते हैं, चलनी चाहिए अब तो कोई बात नहीं क्लास। सर। तो फिजिकल टेस्ट मेथड की हम बात कर रहे थे कि चाहे आप रिसीव कर रहे हो या स्टोर रूम में हो, पैकेजेस देख रहे हो आप, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिनकी मदद से आप कुछ फिजिकल टेस्ट करके देखते हो। वैसे आप हाथ से अंदाजा लगा लेते हो कि कितना हैवी है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखना है कितने ग्राम का है तो यू हैव टू यूज आपका जो भी वेइंग बैलेंस है उसकी मदद लेनी पड़ेगी, चाहे वो आपका मैनुअल टाइप का है चाहे वो आपका डिजिटल टाइप का है। तो सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो अपना टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए जो एसआई यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है। इसको सेंटीग्रेड मत बोलना कभी भी, दिस इज डिग्री सेल्सियस। या यूएस वगैरह के साइड में जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि डिग्री सेल्सियस इज एसआई यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज की जाती है फूड इंडस्ट्रीज के अंदर। तो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकना ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम होता है। तो वो तब रुकती है या स्लो होती है सबसे पहले तो -1 से लेके +4 डिग्री सेल्सियस, +4 से ऊपर तो वो बढ़िया तरीके से शुरू हो जाएगी। तो चिलिंग बोलते हैं -1 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे जब हम मीट को रखते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो चिलिंग है। और ग्रोथ को इनहिबिट करना है, बिल्कुल रोकना है, तो उसके लिए हम फ्रीजिंग करते हैं। और फ्रीजिंग के लिए जो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर है दैट शुड बी एटलीस्ट -18 डिग्री, और -30 डिग्री तक हो तो और भी बढ़िया है। तो इसमें दो चीज सामने आई है कि ग्रोथ को स्लो करना है, माइक्रोब्स की रिटार्ड करना है, तो उसके लिए अपने को -1 से लेके +4 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, जिसको हम चिलिंग बोलते हैं। इस टेम्परेचर पे जो भी हम प्रोसेस जो अपने प्रोडक्ट को रखते हैं, और उसकी ग्रोथ को, माइक्रोब्स की ग्रोथ को अगर रोकना है, बंद करना है, तो फ्रीजिंग की जाती है। और जो हमारा डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है वो -18 टू -30 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेक्निकल लिमिट्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर की, आगे पीएच या किसी भी चीज की आरएच की यूज हो, वो ध्यान में बहुत रखना जरूरी है किसी भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि उसका बड़ा असर पड़ता है कि आपको अगर प्रॉपर नॉलेज है, सही एग्जैक्ट नॉलेज है, तभी आप इंस्टेंटली कोई डिसीजन ले पाते हो। तो ये तो हो गया चिलिंग और फ्रीजिंग के लिए। जब कुकिंग करनी है तो उसके लिए अपने को हायर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन जो जहाँ होती है वो 55 डिग्री सेल्सियस है,
लेकिन इसको हीट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। कैनिंग जब करते हैं मीट प्रोडक्ट्स की, तो टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर होता है कैनिंग के लिए। और स्टरलाइज जब करते हैं, जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो है हमारा कम से कम 121 डिग्री सेल्सियस। स्टरलाइजेशन के लिए अपने को पता है कि प्रेशर भी अप्लाई करते हैं हम 15 बार का, और 15 मिनट्स के लिए या 25 बार्स का। तो उसमें टेम्परेचर के साथ साथ टाइम भी और साथ में प्रेशर भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आपको टेम्परेचर लेना है तो हम घर पे आमतौर पे किसका यूज करते हैं? ग्लास थर्मोमीटर का। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर पहले इसका यूज करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि जो ग्लास है वो ब्रेक हो जाता है और वो ग्लास फ्रेगमेंट फिर अपने मीट में गिर जाते हैं और वो अपने लिए एक हैजार्ड है। तो ग्लास थर्मोमीटर आमतौर पे आज के दिन अप्लाई नहीं होते। फिर दूसरे हैं बाईमेटल थर्मोमीटर, जिसके अंदर एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन, जो बाईमेटल स्पाइरल होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन रफ टफ काम के अंदर ये काम दे देते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर हैं, अलग अलग तरह के थर्मोमीटर आगे भी दिखेंगे आपको, गूगल करोगे तो बहुत अलग अलग तरह के थर्मोमीटर दिखेंगे। हाँ, आजकल जो ये कोविड-19 में यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली इंफ्रारेड थर्मोमीटर है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के। उसमें वही है, जिस सरफेस पे वो इंफ्रारेड रे पड़ रही है, उस सरफेस का जो टेम्परेचर उसको रीड करके अपने को डिस्प्ले डिजिटल में शो कर देती है। तो बेसिकली वो थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, इंफ्रारेड बेस्ड। ऐसे इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर जो बैटरी ऑपरेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, वो इंडस्ट्रीज में खूब यूज होते हैं। उसका जो सेंसर है वो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर होता है। तो कैसे भी टाइप का आप थर्मामीटर यूज कर रहे हो, उसका बेसिक फंक्शन यही है कि टेम्परेचर लेना, और वो आपको थर्मामीटर ऐसे चूज करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उसमें वो प्रॉपरली काम कर पाए, और जिस काम के लिए वो लिया गया है उस काम को वो सही ढंग से करे। इलेक्ट्रिक थर्मामीटर जैसे इन्होंने एयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए दिखाया है आपका ये प्रोब जो है, और दूसरा आपका मीट या लिक्विड्स के अंदर जो प्रोब डाल के हम अंदर तक पहुंचा के देखते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रोब्स होते हैं। बहुत अगर डीप में आपको टेम्परेचर देखना है तो उसके लिए लंबा प्रोब होता है, और उसकी टिप के ऊपर आपका जो सेंसर है वो लगा होता है। फायदे ग्लास का अगर नहीं है तो इसका कि इजीली ब्रेक नहीं होता, और किसी मेटल की टिप के ऊपर है तो आप इजीली पुश कर सकते हो मीट प्रोडक्ट में, फ्रोजन में, या हीट रेजिस्टेंट है जो स्टरलाइजेशन टेम्परेचर पे वहां पे। अच्छा, दूसरा जो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर हैं, इनकी रेंज बहुत होती है, -40 से लेके +140 डिग्री सेल्सियस, और इवन इससे हायर टेम्परेचर रेंज के भी आते हैं जिसमें आपको और ज्यादा हाई टेम्परेचर देखना हो। बार बार कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल इंस्टेंटली आपको विद इन अ फ्यू सेकंड्स या विद इन अ सेकंड आपको सही टेम्परेचर डिस्प्ले पे दे देते हैं। और लंबी रेंज के जो टेम्परेचर जिस पे अपन काम करते हैं इंडस्ट्री में, उसके लिए एक ही टाइप का थर्मामीटर अपने लिए जरूरी है, और डेसिमल्स में आपको बेसिकली ये मेजरमेंट देता है। ये फायदे हैं। नेक्स्ट वन इज योर ह्यूमिडिटी। आमतौर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जिक्र करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो एयर की ह्यूमिडिटी चेक करनी है, क्योंकि जिस रूम में रख रहे हैं अगर वो ह्यूमिड ज्यादा है तो वहां पे फिर वाटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वाटर एक्टिविटी बढ़ने के कारण जो अपना हाई वाटर एक्टिविटी लविंग पैथोजेंस हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं सरफेसेस पे, और साथ में ह्यूमिड ज्यादा है तो वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस हो गए तो सरफेस के ऊपर
वाटर अवेलेबल ज़्यादा होगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आमतौर पे जो ये रखी जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 70% के आसपास रखी जाती है। और जहाँ पे मैच्योरेशन चल रही है सॉसेजेस वगैरह की या मीट के और प्रोडक्ट्स हैं या जहाँ पे आपको हाई मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा ना फंगल ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पे अगर आपको सरफेस पे फंगस ग्रो करवानी है सॉसेजेस के, क्योंकि कई टाइप के सॉसेजेस ऐसे हैं जिनकी सरफेस पे जो फंगस ग्रो होती है उसके कारण उससे उसमें फ्लेवर डेवलप होता है। तो वहाँ पे हम जो एयर की ह्यूमिडिटी है उसको 92 टू 95% तक करते हैं। लेकिन आमतौर पे जो भी हमारी प्रोसेसिंग है वो 70 टू 75% आरएच के ऊपर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर की जाती है। जितनी आरएच कम होगी प्रोडक्ट को ड्राई करना, सुखाना उतना ही ज्यादा आसान होगा। इसका मतलब क्या, आरएच कैसे घटेगी कि जिस चैम्बर में या जिस रूम में आपको सुखाना है आपका प्रोडक्ट, वहां से आप बार बार मॉइस्चर को निकालते रहो। तो उसका सीधा सा सिंपल सा तरीका क्या है कि उसमें एयर सर्कुलेट करते रहो। एयर को कैसे सर्कुलेट करो कि बाहर से आप ड्राई एयर भेजो, अंदर से वो मॉइस्चर को लेके और फिर बाहर निकल जाए। लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि विद पर्टिकुलर फिल्टर्स, ताकि बाहर से कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन अंदर ना आए, तो फिल्टर एयर आप इसमें यूज करो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए हाइग्रोमीटर्स वगैरह का यूज करते हैं, जिससे अपने को डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में अंदर हवा में कितना मॉइस्चर है उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अंदाजा हो जाता है, पता लग जाता है। जब मैं क्लास करा रहा था और मैंने जब कुछ आपको वीडियो दिखाया था उसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी, तो उस वीडियो को दोबारा से जरूर देखना भाई, या यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हें। मेरे पास लिंक हुआ तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगा आपकी उसमें, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो ठीक वाटर है सर। एक्टिविटी बेसिकली फ्री वाटर होता है जो कि अवेलेबल है माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण। जब हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं ना, मॉइस्चर कंटेंट इवन चाहे वो कहीं जुड़ा भी हुआ है, कहीं फ्रीड भी नहीं है, इम्बाइब फॉर्म में अंदर है, तो भी उसको हम इवेपोरेट करके और अपने को पता लगता है लॉस इन वेट क्या है। लेकिन माइक्रोबियल ग्रोथ में सिर्फ वही वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो माइक्रोब के लिए यूज करने के लिए अवेलेबल है। तो वो अपने को पता चलता है वाटर एक्टिविटी से। और फ्री वाटर का कैसे पता लगाते हैं कि जो वाटर वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, अगर हम किसी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में अपने प्रोडक्ट को रखें तो वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है, और बार क्योंकि अपना जो एक इक्विलिब्रियम चलता रहता है, प्रोडक्ट से अपना एनवायरनमेंट में गया मॉइस्चर, एनवायरनमेंट से फिर वापस प्रोडक्ट में आया, तो ये साइकिल चलती रहती है इक्विलिब्रियम में। तो वो जो पर्टिकुलर कितना वाटर है जो वेपर फॉर्म में इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, वो अपने को बताता है वाटर एक्टिविटी के बारे में। तो वाटर एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस यही है। 10 मिनट का आ गया भाई अपने को, 10 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी, तो इसको टॉपिक को पूरा करते हैं। जी सर। तो वाटर एक्टिविटी जितनी ज़्यादा है उतना ही उस प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं उनके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नीचे जो ये टेबल दी हुई है कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया है वो 0.91 या इससे ऊपर ग्रो करता है। ईस्ट जो है वो 0.88 से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जो मोल्ड है, फंगस जो है वो 0.80 से। और जो साल्ट लविंग जो बैक्टीरिया हैं, यानी सोडियम क्लोराइड से जो जिनकी ग्रोथ नहीं रुकती, सोडियम क्लोराइड को चाहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो 0.77 से भी इवन जो वाटर एक्टिविटी है वहाँ उनकी ग्रोथ होती रहती है। तो वाटर एक्टिविटी से काफी कुछ अपने को पता लगता है। और जो वाटर एक्टिविटी वाला वीडियो का मैं लिंक बता रहा हूँ तो मैं डालूंगा, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, तो इसको अच्छी तरह से देखना। क्योंकि बहुत बार है ना इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी अलग चीज नहीं है, ये अलग चीज है बिल्कुल। ध्यान इसमें यही रखना है कि वाटर एक्टिविटी आपकी माइक्रोबियल पॉइंट ऑफ व्यू से